गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुधीर कुमार त्रिपाठी। आपका स्वागत करता हूं ई एकेडमी स्कूल पर। ये 9th क्लास का 7th चैप्टर है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और 7th चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है। मैंने आपको सेल का चैप्टर पढ़ा दिया है और आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के बेस पर एनसीईआरटी की बुक से ही आपको सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी डिस्क्राइब करूंगा और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आइए चैप्टर की जो हेडिंग है उस पर बात कर लेते हैं। और यह लेक्चर आपको कम से कम 2 या 3 वीडियो में मिलेगा ताकि आप उसको बड़ी आसानी से समझ पाएं। तो सबसे पहले आइए इसके मेन हेडिंग को समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ऑर्गेनिज्म से जो ऑर्गेनिज्म है उसको समझना ही नहीं है। मेन आपको जो समझना है वो डायवर्सिटी या विविधता से समझना है। देखिए, आप जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, यानी इस पूरी गैलेक्सी में या अर्थ पर ही लाइफ है। उसके अलावा तो कहीं भी लाइफ अभी तक प्रूफ नहीं हुई है। चंद्रमा पर लोग ढूंढ रहे हैं कि यहां पर भी लाइफ होगी, लेकिन अभी जो लाइफ की बात आ रही है वो लाइफ सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर ही पॉसिबल है। तो आखिरकार लाइफ किस में होगी? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी। तो अब हम बात करते हैं कि क्या इस संसार में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या सब में सिमिलरिटीज होती हैं? नहीं होती है। क्या सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी भी तरीके की सिमिलरिटीज होती है? यस, किसी भी तरीके की सिमिलरिटीज होती है, लेकिन टोटल एक दूसरे से सिमिलर होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो उन्हीं चीजों को हमें समझना है कि आखिरकार एक ह्यूमन बीइंग्स और एक बंदर यानी मंकी में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंट है, यानी क्या डिफरेंस है। इन्हीं चीजों पर हमको और आपको चर्चा करनी है। अब बात करते हैं डायवर्सिटी पर। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर के समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए मैं ह्यूमन बीइंग्स हूं और अगर आप एक मंकी है, उस मंकी से हमारे फिजिकल कैरेक्टर को अगर आप उससे मैच करेंगे तो आप कहेंगे बिल्कुल ह्यूमन बीइंग्स नियरेस्ट टू मंकी, यानी ह्यूमन बीइंग्स का कैरेक्टर बिल्कुल मिलता जुलता है मंकी से। लेकिन मैं अगर आपसे यह कहता हूं कि ह्यूमन बीइंग्स कैरेक्टर मैच विद द काऊ, तो आप ये कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं, ह्यूमन बीइंग्स का कैरेक्टर काऊ से फिजिकल कैरेक्टर मैच नहीं करता। इसका मतलब यह हुआ कि इस संसार में कई तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और समय समय पर कई ऐसे साइंटिस्ट आए हैं और कई ऐसे फिलोसफर आए हैं जिन्होंने यह बताया है कि किस तरीके से अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैरेक्टर के बेस पर अलग अलग ग्रुप्स में बांट करके उन्हें स्टडी किया जा सकता है। जैसे मान लो हमारा और मंकी का स्टडी एक ग्रुप में रख करके आप कर सकते हैं। जैसे कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। हम भी मैमल्स हैं, मंकी भी मैमल्स है। मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब होता है जो अपने बच्चे को दूध पिला सके। तो याद रखिएगा, मंकी भी बच्चे को दूध पिलाता। तो आपने कहा काऊ भी तो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, लेकिन उसका फिजिकल कैरेक्टर और मंकी और ह्यूमन बीइंग्स के फिजिकल के कैरेक्टर में बहुत अंतर होता है। तो इस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं। तो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके यहां पर स्टडी की जाएगी, यानी कुल मिलाकर के यहां पर बहुत सारी जो लाइफ होती है, जो जीवन होता है, जो प्लांट होते हैं, उन सब में डायवर्सिटी पाई जाती है। जैसे एक प्लांट है बहुत छोटा सा होता है, एक प्लांट बहुत लंबा सा होता है। तो आखिरकार उन दोनों के कैरेक्टर में ऐसा क्या चेंज होता है जिसकी वजह से आप लोगों को उनमें इतना अंतर दिखाई देता है। इसके अलावा इवोल्यूशन भी इसमें आपको समझाऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से इवोल्यूशन या विकास होता है। आप जानते हैं जो बेसिक कैरेक्टर होते हैं बॉडी के, वो तो सेम रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है, जैसे जैसे विकास होता जाता है, वैसे वैसे कुछ एक्सटर्नल अपीयरेंस में चेंज होता जाता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं कि आज से करोड़ों अरबों साल पहले ह्यूमन बीइंग्स थोड़ा झुक के चलता था जानवरों की तरह। तो उसके अंदर भी तो सब कुछ था ना, दांत था,
जीभ थी, इंटरनल पार्ट था, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, वह सीधा खड़ा होने लगा। पहले उसके पूरे शरीर पर हेयर हुआ करते थे, बाल हुआ करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, उसने कपड़े पहनना शुरू किया और फिर आप लोगों ने देखा होगा कि धीरे धीरे करके उसके शरीर से बाल हटते चले गए। क्योंकि किसी भी डेवलपमेंट या विकास में आप याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है और जिस तरीके का एडॉप्टेशन होता है उसी तरीके का काम होता है। तो ये कि सिंपल सी बात है जो मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए आपको चीजों को और अच्छे तरीके से बुक के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हैव यू एवर थ्रू ऑफ द multitude of life forms that the surrounding us, each organism is different from the other to the lesser or greater extent. For instance, consider yourself and a friend. Are you both of the same height? Does your nose look exactly like your friend nose if your hand span of the same? तो देखिए, इन सारी चीजों पे जो लिखा हुआ है कि आपकी हाइट अगर आपके फ्रेंड के सेम है तो क्या आपका कैरेक्टर उससे मिलता जुलता है? हाँ, लेकिन फ्रेंड आपका, वो फ्रेंड भी तो ह्यूमन बींग्स है ना। तो ह्यूमन बींग्स को समझने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको अलग से लिया जाए और आपके फ्रेंड को अलग से लिया जाए। इस संसार में किसी भी ह्यूमन बींग्स को लेकर के उसके कैरेक्टर को बड़ी आसानी से डिफाइन किया जा सकता है, समझा जा सकता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं कि एक कमरे में अगर मैं आपको बंद कर दूं, उसी में कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जितनी भी तरीके के इंसेक्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको भर दूं, क्या आप कंफर्टेबल फील करेंगे? नहीं। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन सब के कैरेक्टर अलग अलग होते हैं। लेकिन आप ये बताइए, एक फैमिली में मदर होती हैं, फादर होते हैं, सिस्टर, वाइफ, ब्रदर, ये सब बड़े इकट्ठे रह लेते हैं एक कमरे में। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे एक घर में कुत्ता हो सकता है, एक घर में गाय हो सकती है, लेकिन गाय को कमरे में नहीं बांधा जाता है, गाय को बाहर बांधा जाता है। कुत्ते को भले आप अपने साथ टहलाइए, लेकिन कुत्ते को भी घर में रखा जाता है तो भाई ये है कि चलो बगल में वहां पे एक बोरा बिछा दिया है, किसी चीज पे उसको सुला दिया, तो उसका कैरेक्टर अलग है। वो आपकी तरह व्यवहार नहीं करेगा, वो अपनी तरह व्यवहार करेगा जैसा उसका स्वभाव होगा। तो इसी तरीके से प्लांट में भी होता है। प्लांट में भी अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। प्लांट छोटा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लाइफ की बात करें तो मच्छर की लाइफ क्या होती? बहुत कम होती। लेकिन आपको मालूम है 30 मीटर से भी ज्यादा लंबा एक व्हेल है, आप सोच सकते हैं, और 100 फुट से भी ज्यादा लंबा पाइनस और चीड़ या देवदार के पौधे होते हैं। तो कहने का मतलब जो हजारों साल से, तो आप अगर लाइफ के स्पैम की बात करते हैं कि लाइफ के बेस पर कैसे माना जाए सर, तो ये मान के चलिएगा कि लाइफ के बेस पर आप उन प्लांट्स को भी स्टडी करते हैं जो हजारों सालों से इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, और उनकी भी स्टडी करते हैं जो लगभग कुछ दिनों से, जैसे मान लो गेहूं है तो 3 महीने का करेक्ट कि 3 महीने 2 महीने के लिए गेहूं को खेतों में उगाया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा जो पाइनस प्लांट होता है वो काफी 100 फुट ऊंचे होते हैं। तो क्यों होते हैं? तो लाइफ के स्पैम यानी जो उसका पीरियड होता है उसके आधार पर भी इसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो इन्हीं चीजों को हम आपके सामने डिफाइन करेंगे और चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पे साफ साफ लिखा भी हुआ है, थाउजेंड ऑफ ईयर while insect like a mosquito die with a few days, life also ranges from the colorless and even transparent worm to the brightly colored birds and flowers। तो कहने का मतलब यह है कि मच्छर जो होता है वो बहुत कम समय के लिए जिंदा रहता है, लेकिन आप जानते हैं जो 30 मीटर लंबी व्हेल मछली होती है उसकी लाइफ काफी समय के लिए होती है, और कई तरीके फ्लावर के कलर्स अलग होते हैं, कई इंसेक्ट के कलर्स अलग होते हैं, और इसी तरीके से आप देखते हैं कई ब्राइटली कलर के भी होते हैं। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ मछलियां ऐसी होती हैं कि जिनके आप आर पार देख सकते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस संसार में ऐसे कई लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, जो अपने आप से और दूसरों से अलग दिखाई देते हैं। तो इस पूरे चैप्टर का सिर्फ एक ही टारगेट रहेगा कि अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है
उनको समझने की कोशिश किया जाए। एक बार एक साइंटिस्ट होते हैं जिनका नाम है अरस्तु, और हिंदी में अरस्तु कहते हैं लेकिन इंग्लिश में उन्हें हम एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं। अरिस्टोटल ने क्या किया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जितने भी एनिमल थे, सबको क्या किया, एक्वेटिक और जो लैंड वाले जीव थे, यानी जो जमीन पे रहते थे और जो पानी में रहते थे, इन दोनों जीवों को अलग अलग बांट दिया। लेकिन एक बात बताओ, क्या शार्क जो फिश होती है उसका कैरेक्टर नॉर्मल फिश से मिलता है? नहीं मिलता। तो इसी तरीके से बस उनके हैबिटेट यानी रहने की जगह के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि मछलियां पानी में रहती हैं इसीलिए शार्क का कैरेक्टर एक नॉर्मल फिश से भी मिलता जुलता है। उसी तरीके से मान लीजिए ह्यूमन बींग्स मैं हूं और फ्रॉग है, फ्रॉग भी तो पानी में रहता है और फ्रॉग पानी में भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है। तो इसी तरीके से अरस्तु की बात को अदर साइंटिस्टों ने फॉलो नहीं किया और उन्होंने कहा यह बात गलत है कि सारे एनिमल को हम पानी में रहने वाले और जमीन में रहने वालों के हिसाब से बांट सकें। फिर इसके बाद आगे की ओर साइंटिस्ट बढ़ते हुए चले जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा यहाँ पे क्या हो जाता है ना, जरा सा एक साथ स्लाइड को कर दो तो बहुत तेजी से भाग जाता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे इधर। व्हाट इज द बेसिक क्लासिफिकेशन? ये जो बेसिक चीजें थी मैंने आप लोगों को चीजों को समझाने का प्रयास किया है, और देखिए बेसिक क्लासिफिकेशन अभी आपको मैं तुरंत समझाऊंगा। देखिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा, कुछ ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है ये। मेरे ख्याल से एक बार ही करना होगा इसको, ठीक है। अब देखिए जरा यहां पर एक बड़ी बेसिक चीज आपको समझना है, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड। और याद रखना, आपको सेल पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया है कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो सेल बाउंडेड है, सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। लेकिन आप जरा सोचिए, जो सेल ऑर्गन होंगे अगर वो बाउंडेड नहीं होंगे तो क्या होगा? तब क्या होगा? उनका केमिकल प्रोसेस अलग होगा और हमारा केमिकल प्रोसेस अलग होगा। किसी में न्यूक्लियस होता है, किसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इस बेस पर भी चीजों को समझाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा आप लोगों को मालूम होगा, इवोल्यूशन के बारे में बात होती है कि बेसिक कैरेक्टर कभी भी नहीं बदलता, बदलता है तो केवल क्या? केवल और केवल एक्सटर्नल अपीयरेंस चेंज होती है और कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं होती यहां पर। अब देखिए ये देखिए, आपको जो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही समझा रहा था इवोल्यूशन की बात, कि व्हेन वी connect this idea of evolution to classification, we will find some groups of the organisms which have the ancient body design that have not changed very much। यानी आप जानते हैं कि जो बेसिक कैरेक्टर है वो कभी चेंज नहीं होता, have not changed very much। We will also find other groups of the organisms that have the acquired the particles body of the design relatively recently। Those in the first group are the frequently referred to as the primitive or lower organism, while those in the second group are called the advanced or higher organism। Reality, these terms are not quite correct since they do not properly relate to the differences। All that we can say is that। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल बात है, आप समझ गए होंगे कि जैसे जैसे समय बीतता चला गया, जो बेसिक कैरेक्टर है वो तो बना रहा, लेकिन एडवांस कैरेक्टर उस बॉडी में आता हुआ चला गया, और इसी को हम लोग इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा, इवोल्यूशन के बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स डार्विन, जो 1859 की बात है। उन्होंने इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझाने की
कोशिश की थी। अब देखिए, क्लासिफिकेशन की बात अगर आप करते हैं तो क्लासिफिकेशन में बहुत तरीके की चीजें आती हैं, और क्लासिफिकेशन में अगर आपको चीजों को समझना है तो आपको पहले मैं 2-3 बातें समझाता हूं, देखिएगा ध्यान से। इस संसार में 2 ही 3 तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर, एक तो क्या, मल्टीसेलुलर। अब बात यह आती है कि यूनिसेलुलर का मतलब हुआ प्रोकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस होता है। अब चलते हैं पहली तो शुरुआत, यानी जब इस संसार में लाइफ की ओरिजिन हुई होगी तो पहले तो वो सिंगल सेल से हुई होगी, यानी कुल मिलाकर के एक सिंगल सेल के द्वारा हुई होगी। अब बात यह आती है कि आखिरकार इस सिंगल सेल से मल्टी सेल का इवोल्यूशन हुआ होगा, धीरे धीरे करके विकास हुआ होगा। तो इसी तरीके से एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था R.H. विटेकर, जिन्होंने इस पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या किया, 5 पार्ट में डिवाइड किया। 5 पार्ट का मतलब होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा में क्या है, मोनेरा में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। इसी तरीके से प्रोटिस्टा में जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर हैं लेकिन उनमें न्यूक्लियस होता है, उन्हें शामिल किया गया है। और फंगाई में जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, प्लांट और एनिमल के बीच में होते हैं, उनको फंगाई कहते हैं। और सारे होल प्लांट और जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका ग्रुप बनाया गया। इसी तरीके से क्या किया गया, अगर मैं बात करता हूं प्लांट और एनिमल की, तो प्लांट में अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहला जो मेन चीज आता है वो आता है फाइलम, फिर आता है प्लांट में डिवीजन आता है, उसके बाद क्या आता है, ग्रुप्स आते हैं, फिर ऑर्डर्स आते हैं, फिर स्पीसीज आती हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके क्लासिफिकेशन का एवोल्यूशन हुआ, और कई साइंटिस्टों ने इस क्लासिफिकेशन को बताने की कोशिश की। तो मैं यहां पर आपको एक बात बताता हूं कि देखिए कैसे 5 ग्रुपों में R.H. विटेकर ने इसको बताया। देखो, बायोलॉजिस्ट सच एज द हैकल, रॉबर्ट विटेकर, R.H. विटेकर, इन्होंने क्या किया कि सभी को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया। देखो पहला क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। एंड द वाइडली यूज दीज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द देयर सेल स्ट्रक्चर। और मैंने आपको बताया ना, सेल स्ट्रक्चर के बेस पर इन्होंने इसको डिवाइड किया। और सुनो, इसी तरीके से द मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द डिवाइडिंग द मोनेरा इनटू द आर्कियोबैक्टीरिया, यानी मोनेरा ग्रुप को आर्कियोबैक्टीरिया ग्रुप कहा गया, एंड द यू बैक्टीरिया इज आल्सो इन यूज। तो कहने का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि मोनेरा ग्रुप में बैक्टीरिया को शामिल किया गया है, आर्कियोबैक्टीरिया भी कहा जाता है इस ग्रुप को, और यू बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। जबकि प्रोटिस्टा में क्या कहा गया है, प्रोटिस्टा में सिंपल कहा गया है कि जिसमें भी न्यूक्लियस हो और वह सिंगल सेल हो उसे हम प्रोटिस्टा में रख सकते हैं। तो इस तरीके से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन 5 ग्रुप्स में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को कंपाइल किया गया और उनके बारे में स्टडी करने की कोशिश की गई। अब जैसे मान लो मैं मोनेरा ग्रुप को उठाता हूं और फिर इसके बाद उसके बारे में डिटेल स्टडी करता हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने किस चीज की स्टडी कर ली, तो हमने बैक्टीरिया की स्टडी कर ली, सिंपल सी बात है। अब हमने प्रोटिस्टा उठाया तो हमने अमीबा की स्टडी कर ली, हमने फंगाई उठाया तो फंगाई की स्टडी कर ली, प्लांट लिया तो प्लांट की स्टडी कर ली पूरा। तो इसी तरीके से अलग अलग तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए इसी तरीके से प्रोटिस्टा है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा ताकि आप चीजों को बड़ी आसानी से समझ जाएं। एक पेज इसमें नहीं आ रहा है क्या? कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है हमें यहां पर। फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उसमें आप लोगों को जो समझना है
कि एक होता है, जैसे अगर मैं एनिमल की बात करता हूं तो एनिमल के लिए हमेशा जो सबसे ऊपर होता है हम उसे फाइलम कहते हैं और हिंदी में हम इसको संघ कहते हैं। लेकिन जब हम प्लांट की बात करेंगे तो हम वहां पर डिवीजन की बात करेंगे। डिवीजन तो कहने का मतलब यह होता है वर्गीकरण जिसको कहा जाता है। तो बेटा याद रखना, फाइलम जैसे मान लो प्रोटोजोआ हो गया, पोरीफेरा हो गया, प्रोटोजोआ में अमीबा आता है, इसी तरीके से सीलेंट्रेटा है, इसी तरीके से वार्म होते हैं, चपटे चपटे जो फ्लैट वार्म होते हैं, अमीबा होता है। तो इन सभी को हम यहां पर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जो यहां पर नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे वह मोनेरा को समझाने की कोशिश करेंगे कि मोनेरा क्या चीज है और मोनेरा में मेनली हम किस चीज की स्टडी करेंगे। मोनेरा में हम बेसिकली किसकी स्टडी करेंगे? हम बैक्टीरिया की स्टडी करने की कोशिश करेंगे। समझ में आई बात? तो ध्यान रखिएगा।